बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए हम हमारा एनालिटिकल असेसमेंट की हमारी स्टडीज चली थी कि जिसमें क्या क्या चीज़ें अपने मौजूदा हालत में और बाहर भी आपको सारे तजिया करने की आपको ज़रूरत है। आपको याद होगा कि स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में हमने स्टार्ट में ही हम अल्लाह ताला के स्ट्रेटजी से मुतल्लिक जो अहकामात हैं वो हमने डिस्कस किए थे। हमेशा हर लेक्चर में करते हैं, तो अभी आपके सामने ही अपीयर हो रहा है, आप खुद पढ़ लें ताकि आप पे याद रहे कि असल स्ट्रेटजी के तरीके क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कुरान मजीद में है। और ये भी मैं हमेशा अर्ज किया कि इस पे अमल हुआ तो मुसलमान सुपर पावर बने, और जब छोड़ा तो फिर वो एक तरह के बिल्कुल जवाल पे आए। अब रिकवरी का दौर है, तो ये हिस्टोरिकल है। अच्छा, वो कौन से फोर्सेस जिनकी स्टडी हमें करनी पड़ती है रिसर्च में, तो इसके लिए देखिए कि वही गवर्नमेंट, इसके कानून, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, फिर कंपेटिटर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयर्स, और सबको आपको देखना पड़ता है। तो पिछले लेक्चर में तो हम ये देखा कि हमें अपना एक इंटरनल असेसमेंट कैसे करनी है, इकोनॉमिक फोर्सेस क्या क्या होती हैं कि जिसको रिसर्च करनी पड़ती है कुछ स्ट्रेटजी बनाते हुए। और मैंने पिछले लेक्चर में कुरान मजीद में फाइनेंस से मुतल्लिक जो अहकामात हैं तो वो भी हमने पिछले लेक्चर में हमारी डिस्कशन वहीं पे जाके चलती रही और फिर ख़त्म इसके आखिर में हुई थी। तो ये सामने अपीयर हो रही है, आप खुद अगर नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लें या प्लीज़ पिछले लेक्चर को पढ़ लें। आज हम अगला फैक्टर जिसको हमें स्ट्रेटजी बनाते हुए जिसकी रिसर्च करनी पड़ती है वो है सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक और एनवायरनमेंटल फोर्सेस। ये क्या है? अब सोशल चेंजेस क्या है? यानी आपकी जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज इम्पैक्ट ऑन मार्केट, क्या आप क्या कोई असर आ रहा है या आपके कस्टमर्स पे या आपके क्लाइंट्स जो भी हैं जिस पे आप खिदमत कर रहे हैं, तो उन सब की क्या चेंजेस क्या आ रही हैं, ये लाजमी देखने की ज़रूरत आती है। क्यों? हम मिसालों से ही ये वाजे होती हैं। चले आइए हम देखते हैं कि ट्रेंड्स की एक एग्जाम्पल है ग्रोइंग ऑफ डिक्रीजिंग ओल्डर और यंग पॉपुलेशन। आप अगर खिदमत कर रहे हैं तो खिदमत करने वालों की तादाद ज़्यादा बुजुर्ग हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, और जो नौजवान हैं उनकी तादाद कम हो रही है। आप कहिए कहाँ है? ये अमेरिका, यूरोप में ऐसा ही हो रहा है। तो फिर क्या करना? फिर खिदमत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप बूढ़े बुजुर्गों और ख़वातीन की करें। और क्योंकि जो जवान हैं तो जवान तो कर लेते हैं काम, खुद उनका तो मिल जाता है काम। अच्छा, और जो बच्चे हैं बच्चों की तो करनी पड़ती है, वो ठीक है, वो सबको ही करनी है अपने। अच्छा, अब उसके उल्टा आप देखें इंडिया और पाकिस्तान में, तो यहाँ पे नौजवानों की आबादी ज़्यादा है और बूढ़ों की कम है। तो इसका मतलब है कि जवान जो हैं वो अपने पेरेंट्स की खिदमत तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ज़रूरत है कि आप इन यूथ पॉपुलेशन उनकी खिदमत करनी होगी आपको ज़्यादा, और बुजुर्गों की भी करनी होगी जाहिर। अच्छा, और एग्जाम्पल से देखिए गैप बिटवीन नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, यानी वहीं से आपको पता चलता है ना कि आबादी कितनी ज्यादा है और उनकी एज कितनी है। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर विडनिंग पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, ये खुद गवर्नमेंट ऐसी वो बना देती है रिपोर्ट्स, पता चले कि कितनी आबादी गरीब है, कितने अमीर हैं, कितने दरमियाने हैं, तो आपको ये पता चल जाता है कि जनाब इतने लोगों की खिदमत करनी है। इंडिपेंडेंट ऑफ यूथ ट्रेंड, अगर ये आप देखें कि ये जैसा कल्चर में चेंज हुई है कि अब नौजवान हैं तो वो आज़ाद हो जाते हैं अपने माँ बाप पे, कोई इन पे ऐसी कोई पाबंदी उन पे नहीं होती कि जनाब जैसे वालिद साहब का हुक्म हो
तो वैसे ही अमल करें। लेकिन अब से कोई 20-30 साल पहले ऐसा ही था कि आप चाहे जवान हो जाए, लेकिन अब्बा जी जो कहेंगे तो बस वैसे ही अमल करना। ये एक ट्रेंड में फर्क है। एवरेज लेवल्स ऑफ एजुकेशन। अच्छा, एक ऐसे मुल्क में आप हैं कि जहाँ पे बहुत कम लोग ही अनपढ़ अनपढ़ हैं और ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, तो फिर ठीक है, उनके लिए कोई और खिदमत का सोच लें। और अगर ज्यादातर गरीब भी और साथ अनपढ़ लोग हैं, तो फिर ज्यादा है कि आप उनकी ये खिदमत करें एजुकेशन की, ताकि उनकी तालीम हासिल हो। ये करें। एटीट्यूड्स टुवर्ड्स बिजनेस। बिजनेस के अंदर आपको एटीट्यूड भी अच्छा करना पड़ेगा। और इसके साथ यानी पहले जमाने में जैसे जागीरदाराना टाइम में सेठ कंपनियों में भी वो इसी तरह अपने एम्प्लॉयज को बेइज्जत करते जाते थे। लेकिन अब आके देखिए कि ये ट्रेंड आया है कि खुद अच्छी कंपनियों में एम्प्लॉयज को, चाहे वो छोटी पोजीशन में, तब भी उन पे इज्जत ही की जाती है। बाइंग हैबिट्स, लोगों की कैसे खरीदते हैं, क्योंकि अब आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप लाजमी देखेंगे ना कि वो किस तरह से खरीद रहे हैं, और उसके हिसाब से आप अपनी चीज को वैसा एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। इसके लिए मैंने एक ये बड़ी अच्छी एग्जांपल खुद देखी। एक कंपनी जो चाय का बिजनेस वो करते हैं, तो उनको ये मालूम हुआ कि बहुत सारी बड़ी आबादी वो गरीब लोग हैं। तो अब उन्होंने फिर एक ये चेंज की कि उन्होंने एक स्ट्रेटेजी ये बनाई कि अपनी चाय के लिए साशे बनाए, और साशे भी इतने सस्ते कि उस जमाने में 1 रुपए का बनाया, ताकि एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी, वो आसानी से खरीद ले और ठीक है उसी दिन पी ले। तो ये देखिए कि इस तरह मजदूर लोग जो है उसका उन्होंने करना शुरू किया। तो ये देखिए ये कि जो सोशल और कल्चरल चेंजेस के साथ ये करना पड़ता है। अच्छा, तो डेमोग्राफिक यानी उसकी आबादी के लिहाज से आपको ये फैसले करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट का क्या कानून है, एथिकल कंसर्न्स क्या अहम है, क्या मामलात है, लोगों की खिदमत का ये देखना पड़ता है। ग्रेट पोटेंशियल फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक्सपेंशन टू अदर मार्केट्स, कि अगर आप अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस को आप दूसरे मुल्कों में ले जाना चाह रहे हैं, तो वहां पे भी सोचें कि वहां पे कि क्या हालात हैं, कैसे हैं, उसके लिहाज से ही आप फैसला करें। डोमेस्टिक ऑन इट्स रिस्की स्ट्रेटेजी, यानी आप अगर अपने छोटे से गांव या छोटे से कस्बे में भी अपना बिजनेस है, कहीं और आप नहीं करना चाह रहे, तो फिर बहरहाल रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन अगर मुख्तलिफ शहरों और मुल्कों में फैला हुआ है, तो चलो एक मुल्क या एक शहर में कोई मसला आया तो दूसरी जगह तो आपका चलता जाएगा ना बिजनेस। इमिग्रेशन ट्रेंड्स, इमिग्रेशन के एक मुल्क से लोग दूसरे मुल्क जा रहे हैं, तो इनकी क्या सूरत है और इनकी क्या हम कोई खिदमत कर सकते हैं, सर्विसेज कर सकते हैं, चलो उससे कुछ फीस भी हम ले सकते हैं कि नहीं। तो ये जैसे बहुत बड़ी आबादी इंडिया और पाकिस्तान से लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक जाते रहे और अब भी जा रहे हैं। Your attitudes with service to clients and quality of your products and competitors, आपको ये भी करना पड़ता है कि आप देखें कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं, क्लाइंट्स क्या चाहते हैं। आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी देख लें, सर्विसेज की देख लें, अपने competitors की भी देख लें, ताकि उस लिहाज से आप फैसला करें कि जनाब आपकी कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी कमज़ोर है, तो इसको ठीक कर लें। वैल्यू प्लेस्ड ऑन लेजर टाइम, अच्छा ये आपको अपनी खुद टीम के लिए आपको करना चाहिए, कुछ लेजर टाइम जरूर दें कि जिससे वो इंजॉय कर सके। इंजॉय करें तो फिर एनर्जी ज्यादा आती है। अब जैसे अच्छी कंपनीज ये करती हैं, एक तो ये किया कि हर साल में 1 महीने की छुट्टियां दे देती हैं, फिर अपने पूरे ऑफिस के अंदर टाइम इतना
रख लेते हैं कि जैसे 1 घंटे में आपको नमाज पढ़नी है, उसमें खाना खाना है वो खाएं, और इसके साथ साथ फिर ये भी करते हैं कि कुछ ऑफिस के अंदर ही छोटा सा जिम बना देते हैं कि चले बाकी जितने मिनट है आप थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज भी कर लें ताकि आप इंजॉय करें। इसके लिए एक और एग्जांपल बड़ी अच्छी है खवातीन के लिए। कई कंपनीज ने ये किया है कि एक कुछ चिल्ड्रन एक सेंटर भी बना देते हैं ताकि खवातीन घर से आते हुए अपने बिल्कुल छोटे बच्चों को वो वहां पे भेज दें ताकि उनकी खिदमत हो सके और कंपनी अपना काम करके वापसी पे अपने बच्चों को लेके चले जाए। कितना अच्छा ट्रेंड है ये। एनवायरमेंटल चेंजेस, रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, ओजोन depletion and and endangered species species। अब ये क्या, ये देखिए कि आपका पूरे माहौल को ठीक करने के लिए, अब ज़ाहिर सारे तो नहीं कर सकता लेकिन जितना बस में उतना करें। मसलन रिसाइकलिंग ये करें तो ज़्यादा अच्छा है कि ज़मीन में बहुत सारी चीज़ ज़ाया नहीं होंगी। मैंने एक देखा एक रेस्टोरेंट में उन्होंने ये किया हुआ था कि रात में जब उन्होंने अपना रेस्टोरेंट ख़त्म करना है तो वो देखते कि जनाब हमारे फिर भी बहुत सारा खाना जो है वो बच गया, और वो तो उसके लिए वो एक तो अपनी खुद टीम मेंबर्स को देते कि ले भाई आप घर ले जाएं खाएं, और साथ साथ फिर ये भी करें कि आप अपनी फैमिली या अपने पड़ोसियों को दें। देखो कितना अच्छा तरीका कि ज़ाया नहीं किया। वेस्ट मैनेजमेंट, ज़ाया ना करें कोई चीज़। अच्छा, और फिर हवा और पानी में जो पोल्यूशन है तो इसको करें, मसलन स्पेशली आपकी अगर फैक्ट्री है, फैक्ट्री में से कोई गंदा केमिकल आप कोई नहर या दरिया में ना डालें, क्योंकि इससे क्या होगा कि बहुत से जानवर वो फौत हो जाते हैं। इसके लिए एक ये बड़ी बुरी एग्जांपल मेरे ज़हन में आई कि जैसे कई फैक्ट्रीज ने उनके यहाँ बहुत से केमिकल बनते और वो फिर अपने गंदे नाले में डालते, तो वो नाला जो है वो जाके दरियाए रावी में जाके गिरता, और इसका फिर रिजल्ट क्या हुआ कि अब दरियाए रावी में मछली नहीं है। ये उसका रिजल्ट हुआ। तब चले, अब तो जो गलती हो गई अब ठीक कर लें। अच्छा, ओजोन के लिए आप अकेला तो कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए चले पूरी दुनिया के लोग अब तो जितनी गंदगी हो गई उतना मजीद तो ना करें, क्योंकि अब उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट आप देख चुके हैं कि कई सारे ममालिक में सैलाब भी आ रहा है। अब तो ये भी हो रहा है कि बहुत सारी कई सदियां से पड़े हुए जो भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, और पिघल के सैलाब ज्यादा आएगा। अच्छा, सैलाब वहीं पे खत्म नहीं होगा, बल्कि वो आके जब समुंदर में पहुंचता है तो समुंदर भी थोड़ा बढ़ जाता है। और खुद अभी मैंने एक वो अमेरिकन रिसर्च पढ़ी थी कि अब सबसे बड़ा रिस्क वो आ गया है कनाडा, अमेरिका और चाइना में और यूरोप में, इसलिए कि यूरोप में से भी बहुत सारी बर्फ पिघल रही है तो समुंदर बढ़ा, और बहुत सारे भी। इसका मतलब ये है कि समुंदर के पास बहुत सारे जजीरे और जो हिस्सा है ये सारे का सारा जाया हो जाएगा। रिजल्ट फिर ये होना है ना। अच्छा, अब आपको मजीद फैसला करने के लिए देखना पड़ता है कि जनाब पॉलिटिकल, गवर्नमेंट, लीगल फोर्सेस सबको देखें, यानी पॉलिटिकली देखें कि वो अगर कुछ एहतजाज या धरना वो करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो हम पे क्या असरात आ रहे हैं, इसको जरूर देख लिया करें। या अभी नहीं कर रहे लेकिन बाद में करेंगे तो फिर आप उसके लिए भी अभी प्लान कर लें। मिसाल के तौर पे, खास तौर पे वो एरिया कि जहाँ पे वो खुद कुछ एहतजाज और ये धरना करते हैं, तो भाई उस पे आप अपना ऑफिस या फैक्ट्री वहां ना लगाएं, कहीं और लगा लें कि जहाँ पे अमन और सुकून ही रहो।
अच्छा, गवर्नमेंट के जो कवानीन है, जो टैक्स है या कोई और तब्दीली आ रही है कानून की, उसको देखते जाएं, या अभी नहीं हुआ लेकिन मुस्तकबिल में हो जाएगा, इसको जरूर देखते जाएं। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी के अंदर आपको ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर अमल करते हुए भी देखना पड़ता है, तब भी कोई तब्दीली हुई तो स्ट्रेटजी में चेंज करनी पड़ती है आपको। की अपॉर्चुनिटीज टू की थ्रेट्स, यानी या तो इससे फायदा भी हो सकता है या आपको नुकसान भी हो सकता है, दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो इसलिए साथ साथ आपको स्ट्रेटजी भी चेंज करनी पड़ती है। रिलेशनशिप विद द कंट्री टू अदर कंट्रीज, अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और इंडिया का है, जैसे आपस में जो ताल्लुक गुजरता रहा है, तो इसके क्या असरात आप पे आ सकते हैं। आपसे इंडिया में है तो क्या असरात आ सकते हैं, और पाकिस्तान में है तो वहां पे क्या असरात आ सकते हैं। इसी तरह यूएस और यूरोप का आपस में जो ताल्लुक है, तो वो भी, उसमें भी कोई मसला चल रहा है आजकल। आजकल जैसे रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, तो उसके असरात यूरोप में भी आ रहे हैं और अमेरिका में भी आ रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल वेरिएबल्स, कि ये पॉलिटिकल वेरिएबल, टेररिज्म, इन सब चीजों को आपको देखना पड़ता है, ताकि उसके हम पे असरात आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और आ रहे हैं तो कब आएंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि उसी लिहाज से आप स्ट्रेटजी अपनी चेंज तभी करते हैं। स्ट्रेटेजिस्ट्स इज अ ग्लोबल इकोनॉमी, यानी बात ऐसे रिसर्चर्स भी हैं कि जो स्ट्रेटजी के लिए पूरी रिपोर्ट्स वो कर देते हैं, और वो पूरा इंटरनेट पे आपको मिल जाती रिपोर्ट्स। कई बड़े अच्छे मैगजीन्स में भी आ जाती हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो और जगहों पे भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। फिर फोरकास्ट, पॉलिटिकल क्लाइमेट्स क्या है, क्या माहौल है पूरा जमीन का, उस पे क्या असरात आ रहे हैं, और लीगलिस्टिक स्किल्स, इसमें स्पेशली आपको कानूनी सलाहियत इतनी होनी चाहिए कि आप उसको पढ़ें, देखें तो समझ तो आए कि कानून है क्या और इसमें क्या चेंजेस आ रही। इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस, ये बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि मैंने शुरू में ही अर्ज किया था कि हम अब ग्लोबल विलेज में, तो इसलिए एक मुल्क के दूसरे मुल्क पे भी असरात आते हैं। तो इसलिए आप लाजमी देखें, तब लेके ये जब आप काम शुरू करने लगे तभी सोचें, और फिर साथ मुसलसल आपको देखते ही चले जाएं, उसी लिहाज से फिर आप फैसले तभी कर सकेंगे। तो जनाब, ये पॉलिटिकल फोर्सेस हैं। टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, अब टेक्नोलॉजी के क्या चेंजेस आई, ये स्पेशली आप देखें कि जैसे कुछ अर्सा पहले जब एंड पेपर्स के जरिए ही पूरी हर ऑफिस में, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे कंपनी है, चाहे कोई ट्रस्ट है, कागज पे ही लिखते होते थे लोग। लेकिन अब सब कुछ चला गया कि कंप्यूटर पे हो रहा है, और कंप्यूटर एक पे नहीं रहता बल्कि इंटरनेट के जरिए और कंप्यूटर्स में चला जाता है सब कुछ। तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे अगर कोई फायदा है या नुकसान हो सकता है, इस सबको देखें। मिसाल के तौर पे आप इंटरनेट के जरिए ये फायदा तो बहुत होता है कि आप इधर से उधर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन नुकसान भी हो सकता है कि आपकी एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपके कंपेटिटर्स को मिल गई, या और कुछ नहीं तो चले किसी के बैंक अकाउंट का पता चल गया, आपको पासवर्ड आपने खोला और वहां से उठा के रकम अपने अकाउंट में जमा करा दी। या अगर ये नहीं कर सकते और कुछ नहीं तो अगले की इंफॉर्मेशन ही देख ली कि उसके पास कितनी बड़ी रकम है, तो चलो वहां से किसी डाकू को ये पता चल गया और वहां से उसने उनपे अगले को अगवा करके उसको कोई हरकत कर ली। तो ये एक एग्जाम्पल्स है। तो इसलिए इंटरनेट चेंजेस के साथ आपको ये सब देखने की जरूरत होती है कि आप क्या हो सकता है। इंक्रीजेस स्पीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपकी स्पीड भी अब इसमें ये आ सकती है, खासतौर पे सर्विसेज के लिए एक अच्छी एग्जांपल है कि आप अगर अभी खिदमत के तौर पर कुछ लेक्चर्स या बुक्स वो आप लिखकर सिर्फ
आम लोगों के लिए खिदमत के लिए ये कर रहे हैं, तो अब आपको फायदा है कि आपका काम सिर्फ एक ही मुल्क नहीं बल्कि और मुल्कों में भी चला जाएगा। इंक्रीजिंग कंपेटिटर्स, के कंपेटिटर अगर मजीद आ गए, मजीद कंपटीशन आ गया, तो वो भी आपको पता चल जाता है। चेंजेस एंट्री बैरियर, कि अगर हुकूमत ने कोई पाबंदी लगाई हुई किसी चीज पे लेकिन बाद में वो बैरियर छोड़ दिया या तब्दील हो गया या आज़ादी दे दी, तो वो भी देखने की जरूरत होती है आपको। इम्पैक्ट ऑन ट्रेंड इन क्लाइंट्स, कि आपके क्लाइंट्स के क्या हालात हैं, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, क्या तब्दीली हो रही है, ये सब आपको इंटरनेट पे मुख्तलिफ वेबसाइट्स में मिल जाती है आपको। क्वालिटी ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की क्वालिटी अगर अच्छी है तो ज़्यादा जल्दी मिल जाती है इंफॉर्मेशन, और नहीं है तो फिर आपको मुश्किल से मिलती है ये देखने की। साइबर क्राइम्स, ये जैसे मैंने वही मिसाल दी थी अभी, एक बैंकिंग फ्रॉड और मॉलवेयर, यानी लोगों के वेबसाइट्स को तबाह करने की कोशिश, और ये भी सब एक तरह का एक साइबर क्राइम्स। तो ये भी सब चीज़ें आपको देखने की होती है ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन को बचा सकें। चेंजेस इन योर स्ट्रेटजीज, आपके यहाँ स्ट्रेटजी को फिर चेंज करना भी पड़ जाता है, कोई तब्दीली आ रही हो, और फिर कंपेटिटर्स के हिसाब से आपको भी तब्दीली करनी पड़ती है। तो न्यू चैलेंजेस अब क्या आ रहे हैं कि जैसे हाउ टू गेन एंड मेंटेन आवर पावर। अब जैसे पाकिस्तान में भी ये मसला है, कुछ और मुल्कों में भी है कि एनर्जी का क्राइसिस चल रहा है, तो इसके लिए अब क्या बेहतर हो सकता है। अब ज़रा हम तो नहीं कुछ कर सकते, गवर्नमेंट ही करेगी, लेकिन हम सजेशन तो दे सकते हैं ना, वो करें। हाउ टू डिफेंड डोमेस्टिक कंट्री अगेंस्ट इम्पोर्टेड गुड्स और सर्विसेज, क्या आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज दूसरे मुल्क में कैसे ले जा सकते हैं, और वहाँ के लोग जो है वो कैसे यहाँ आ सकते हैं, ये सब चीज़ों से आपको उस लिहाज से देख कर ही फैसला करना चाहिए। इसके लिए एक ओवरऑल एग्जीक्यूटिव समरी एक बड़े अच्छे स्कॉलर जो जिंदा है, मिशाइल पोर्टर साहब ने ये 5 फोर्सेस का उन्होंने जिक्र किया। कहते 5 ही फोर्सेस हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे आ सकती हैं। ऊपर से जो नेगेटिव है तो देखिए रेड कलर की कि न्यू एंट्रेंट्स थ्रेट्स इन आर इंडस्ट्री, कोई अगर नया आ गया तो एक और कंपेटिटर आ गया। कंपटीशन द इंडस्ट्री, के कंपटीशन कैसा चल रहा है और इसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, इन सबको देखने की जरूरत है। राइट साइड पे देखें तो थ्रेट ऑफ एग्जिस्टिंग सब्स्टिट्यूट्स, कि आपकी जो प्रोडक्ट है इसमें कोई तब्दीली आ गई तो आप पे भी असर आ सकता है, नुकसान आ सकता है। मसलन आप फर्ज कर लें कि आपने एक फैक्ट्री बनाई हुई है कागज बनाने की, लेकिन अब हुआ ये कि इसके बाद लोगों ने कागज छोड़ दिया और अब ज्यादातर लोग इंटरनेट के जरिए ही पढ़ना चाह रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं, तो फिर देखिए कि आप पे तो असर आएगा ना। फिर बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर अगर चाहते हैं कि नहीं आपकी कीमत कम होनी चाहिए, इस तरह सप्लायर्स हैं वो आपको महंगा कर सकते हैं, तो आप पे नुकसान आ सकता है या इसका उल्ट भी आ सकता है, तो फायदा भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें देखने की आपको जरूरत होती है। अब कंपेटिटिव फोर्सेस क्या है, यानी ये कंपेटिटर्स के लिए क्या क्या आपको रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है। गेट रिड ऑफ बायस अगेंस्ट कंपेटिटर्स, यानी कंपेटिटर्स के खिलाफ कोई अपने कोई मनफी मजाज नहीं होना चाहिए, बायस कोई तासुब नहीं होना चाहिए, बल्कि मुकाबला करने वालों के बंदूकों में कीड़े लगे। जैसे ये क्या है, ये आपके याद होगा, ये उर्दू और पंजाबी का एक ये मुहावरा है कि जनाब हुआ क्या कि कुछ गरीब इलाके में कोई पुलिस आ गई और कुछ
बंदूक उनके हाथ में थी, तो जाहिर है वो बेचारे तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन और कुछ नहीं तो बदुआएं देने लगे कि भी अल्लाह करे इनकी बंदूकों में कीड़े निकले ताकि ये निकले थी जान छुटे। तो ये जस्ट एक मजाक के तौर पे मैंने अर्ज किया। तो भी कभी तासुब ना हो, बल्कि हकीकत के लिहाज से आप रिसर्च करें। अब रिसर्च करते हुए आप कुछ वो बंदूक पे कीड़े डालने की वो बदुआएं करें तो कोई फायदा नहीं होगा उसमें। यानी रिसर्च करें, देखें सचमुच उनकी कंपेटिटर में कोई खूबियां है तो आप हासिल करें, आप भी वो करें। और अगर कोई मनफी सिचुएशन है कि जो वो उनके यहाँ कोई वीकनेस है तो आपके यहाँ भी वीकनेस है, इसको ठीक कर लें, ये फायदा। नेचर ऑफ कंपेटिटर्स इन आवर कंट्री, और ग्लोबल कंपेटिटर्स कौन है, कितने, और उनकी क्या सूरत हाल है। फिर आइडेंटिफाई राइवल ऑर्गेनाइजेशंस, कौन ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आपका ठीक मुकाबला ज्यादा चल रहा है। स्ट्रेंथ और वीकनेस, हमारा क्या मजबूती है, क्या कमजोरी है, कंपेटिटर की क्या उसके लिहाज से। अब ये देखें कि ये मैंने कहा था कि ये स्ट्रेटजी गेम जो है शुरू जंगों से ही हुई थी, तो जंगों में भी हर जंगजू देखते थे कि दूसरों की क्या कमजोरी है और क्या उनका मजबूत पहलू है, उसके लिहाज से ही वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते थे। तो सेम बिजनेस में भी और ट्रस्ट में भी, लोगों की खिदमत में भी ऐसा ही है। अपनी अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्या मौका है कि हम जो हासिल कर सकते हैं, और थ्रेट्स क्या हैं कि हम पे क्या खतरात आ सकते हैं, इन सब की रिसर्च आपको करनी पड़ती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपेटिटर्स, कंपेटिटर्स का मिशन क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं, उसके लिहाज से करें। तो देखिए इससे फिर ये होता है कि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आ गई। जैसे वही आप अगर कागज ही बना रहे थे और अब वो कंप्यूटर आ गया तो आप क्या करें, तो अगर पहले ही पता चल जाए तो आप वो बच जाए। रिसर्च ऑन जर्नल्स, वेबसाइट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपेटिटर, इन सब से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अपनी कमजोरी और कंपेटिटर की कमजोरी वो भी आ जाती है। ये फायदा आपको। तो जनाब इससे आप बेहतर हालत में अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर कर सकते हैं। कंपेटिटिव फोर्सेस में मजीद आप ये देखिए और क्या है कि टॉप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपेटिटर्स, कंपेटिटर्स की क्या खसूसियात हैं आपकी। अब इसमें क्या है कि अंडरस्टैंड व्हाट बिजनेस वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं और कंपेटिटर क्या कर रहे हैं, ताकि पता चले यार हम उनके साथ बिल्कुल मैच भी करते हैं या वो कुछ और कर रहे हैं हम कुछ और कर रहे हैं, तो काम का कि कंपेटिटर तो ना बने ना वो। और मार्केट शेयर क्या है और कंपेटिटर का क्या है। मार्केट शेयर क्या होता है कि पूरी मुल्क में इस इंडस्ट्री में आप देखें कि आपकी हैसियत क्या है और कंपेटिटर की क्या है। एग्जांपल के तौर पे देखिए कि फर्ज करें कि आप पूरे मुल्क में सबसे अच्छी सेल आपकी है 15% पूरे मुल्क में, यानी इसका मतलब पूरी इंडस्ट्री में 100% जा रही है और आप अकेले 15% करें, इसका मतलब अच्छी हालत है आपकी। अब कंपेटिटर जो है ना आपके मुकाबले में तो हो सकता है कि वो 10% कर रहा है, इसका मतलब आप मजबूत है, इसका उल्ट भी हो सकता। तो इस लिहाज से फिर आप फैसला कर सकते हैं। और चेंजेस वर्सेस चेंजेस इन कंपेटिटर्स, अगर आप पे कोई तब्दीली आई और कंपेटिटर की भी तब्दीली आई तो दोनों को देखना पड़ेगा। और इनोवेशन वर्सेस कंपेटिटर्स इनोवेशन, कि अगर कोई नई चीज आपके यहाँ आई है तो कंपेटिटर के यहाँ भी कोई चीज कोई कोई नई चीज आई है तो उसके लिहाज से उधर भी देखें आप। एक्विजिशन टू असेंशियल टू ग्रोथ, एक्विजिशन यानी कैसे आप अब अपने आप को ग्रोथ बेहतर हालत तक ले जा सकते हैं। पीपल मेक अ डिफरेंस बिटवीन वी एंड कंपेटिटर्स, लोग अमूमन हम और वो इसको करते हैं, वरना कोई एक कंपेटिटर नहीं होते और भी बहुत से होते हैं। तो सारे फैक्टर्स को आपको देखने की जरूरत होती है। क्वालिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट वर्सेस अस वर्सेस कंपेटिटर्स, दोनों के लिहाज से देखें। मसलन आप भी
एक पेपर्स बना रहे हैं और दूसरी बिग कंपेटिटर वो भी पेपर्स बना रहे हैं, तो आप देखें कि जनाब अब जब ये कंप्यूटर और मोबाइल में ये सब कुछ आया तो उन्होंने क्या चेंज किया, आप क्या चेंज कर रहे हैं, ये जरूर देखें। आप कहें जी मिलेंगे कहाँ से, चले जितनी हद तक इंटरनेट से मिल गया, वरना फिर स्पेशली जो रिसर्चर्स हैं वहां से आपको मिलती है कि वो कई कंपनियों का वो कर रहे होते हैं काम, तो वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। 3 टाइप्स ऑफ कंपेटिटर्स, 3 तरह के होते हैं, डायरेक्ट कंपेटिटर, इनडायरेक्ट कंपेटिटर और रिप्लेसमेंट कंपेटिटर्स। डायरेक्ट तो वो है कि जिनसे एक बिल्कुल आमने सामने मुकाबला चल रहा है। इनडायरेक्ट वो है कि जो जिनसे आपका डायरेक्ट मुकाबला नहीं है लेकिन असरात आप पे आते हैं। मिसाल के तौर पे अब देखिए कि जैसे यूनिलीवर में चाय वो बेच रहे हैं, नेस्ले वो कॉफी बेच रहे हैं, तो दोनों का आपस में नेट टू नेट मुकाबला तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अगर लोग ज्यादातर चाय पीते हैं लेकिन अब उनका टेस्ट चेंज हुआ और वो कॉफी पीने लगे, तो फिर क्या होगा कि वो कस्टमर सारों का रुझान आ जाएगा नेस्ले की तरफ। तो इसलिए आपको ये चेक दोनों कंपनियां एक दूसरे को चेक करती रहती हैं। और फिर आम लोगों के ट्रेंड्स को भी देख लेते हैं कि अब उनके क्या हालात आ रहे हैं। रिप्लेसमेंट कंपेटिटर्स, रिप्लेसमेंट यानी एक कंपेटिटर हट गया चला गया लेकिन दूसरा आ गया, ये चीजें भी देखने की होती हैं। तो टॉप 10 करेक्टरिस्टिक्स और क्या है, क्या खसूसियात मजीद है कंपेटिटर्स की। हाई कंफर्ट लेवल विद कॉन्फ्लिक्ट विद कंपेटिटर्स, उनसे मुकाबला करते हुए हम काबिल बर्दाश्त है कि नहीं है। एंजॉय डिबेटिंग सब्सटेंटिव इश्यूज, कि आपस में अगर कोई इशू आ रहा है, कोई मामला आ रहा है तो कैसा आ रहा है, कितनी शिद्दत है, क्या मामला था। नॉट ग्रेट लिसनर ड्यू एट टाइम्स टू सिग्निफिकेंट ईगोज, यानी अब इसमें स्पेशली ईगो ज्यादा आ जाती है तो उसके लिए आदमी वो उस पर ज्यादा ही जज्बाती हो जाते हैं। तो ये ना करें, बल्कि एक लॉजिकल तरीके से ही सोचने का ये करना चाहिए। तो चले इन सब सारे और मजीद आप ट्रेंड्स पे सोचते जाएं, कंपेटिटर्स को भी अपने आप को भी, और फिर ऑफन एट ईज इज विद रिस्क एंड प्रेशराइज एनवायरनमेंट, यानी आप अच्छे तरीके से अच्छे हालात को अच्छे एटीट्यूड से ही चलेंगे तो हालात ज्यादा अच्छे आएंगे। फाइनल रिजल्ट ऑफ आर असेसमेंट, अब ये पूरा तजिया जितना किया तो अब देखिए इसके लिहाज से जैसे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, कंपेटिटर, सारों की रिसर्च की, तो अब इसके लिए स्कोर आप बना लें। अब फाइनेंशियल फैक्टर्स को तो अब नंबर्स में कर लेते हैं, वो तो आपके रुपीज डॉलर्स में होता है, वो हो गया, लेकिन इसके साथ ये देखें कि वेट इंपॉर्टेंट, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका। अब 1 से लेके 10 तक आप फर्ज कर लें, जो सबसे ज्यादा अहम है वो 10 है। अच्छा, कंपटीशन भी बड़ा इशू है तो इसको भी नंबर 10 वेट पे रखें। कल्चरल चेंजेस में ठीक है आता है लेकिन बहुत ज्यादा फर्क इतना नहीं आता, तो चले 5 का स्कोर दे दिया, ये वेट है। फिर पॉलिटिकल चेंजेस पे बड़ा असर आता है, यानी जिस चीज पे ज्यादा असर है वो 10 है, अगर कम है तो 5 है, और कम है तो 3 कर लें, 2 कर लें, जितना पॉइंट जो अपने करना है। फिर और रेटिंग सिचुएशन, हमारी सिचुएशन 1 to 10 कर लें कितनी है। अब फाइनेंशियल पोजीशन सारे कंपेटिटर्स के लिहाज से देखें तो हम नंबर 4 पे हैं। फिर कंपटीशन में आप किस पोजीशन में है, तो आप नंबर 8 पे, आप सबसे अच्छी पोजीशन पे। कल्चरल चेंजेस पे आप पे असरात कितने आते हैं, तो आप इस हालत में है तो नंबर 4 पे है सपोज। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करें तो स्कोर आएगा, तो स्कोर आपका आया 40%। तो इसका मतलब ये है कि आप इस हालत में
अपने कंपेटिटर के लिहाज से देखें, सपोज वो 30% है, इसका मतलब आप अच्छी हालत में, फिर भी देखें अपनी कमजोरियां, इनको ठीक कर लें। और सेम कंपेटिटर के लिए भी मेरा मशवरा वही है कि वो भी ये देखें कि उनके यहाँ जो कमजोरियां, इसको ठीक करें, और जो अच्छी हालत कर लें तो वो अच्छी पोजीशन में आ सकते हैं। तो जनाब, यहाँ आके हमारी डिस्कशन खत्म होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आगे देखेंगे कि एक स्ट्रेटजी बनाते हुए हमें क्या करना है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, मोटिवेशन, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग पीपल, और फिर ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल चेंजेस की भी आपको जरूरत होगी। इन सबको अगले लेक्चर्स में करेंगे बात। When a culture has been effective in the past, natural tendency to stick with it in future। अगर तो ये अच्छी हालत आगे ही रही तो ठीक है, ऐसे ही रखें, अदरवाइज फिर आपको चेंजेस भी कर लेनी चाहिए। इवन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ मेजर स्ट्रेटेजिक चेंजेस वो आपको करनी पड़ेगी। तो कैसे करना है, क्या करना है, अगले लेक्चर्स में हम बात करेंगे। कंटिन्यूसली कंडक्टेड असेसमेंट, ये जो आज इस लेक्चर की बात हुई और पिछले लेक्चर में भी यही बात हुई थी कि हम जो तज्जिया है वो आपको हमेशा ही करते रहना, तब जाके आप अच्छी हालत पे आ जाएंगे, या अच्छी हालत में है तो इसी पे रहेंगे। ये तरीका है। तो जो भी सवालात आपके ज़हन में है बिला तकल्लुफ ईमेल कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।